नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। आपको पता है कि हम हर सैटरडे संडे अपनी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कराते हैं एसएससी रेलवे के अपकमिंग एग्जाम के। अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो हमने अपने एप्लीकेशन पर एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराया है। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 15 टेस्ट अब तक हम करवा चुके हैं मेरे भाई, जिसमें प्रीवियस ईयर से हटके नए सवाल हैं, बढ़िया क्वालिटी लेवल के सवाल हैं। ये वो नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं है कि आपने सिंपल ऐसे ही लगा दिया और फिर भूल गए। ये आपके दिमाग पे जोर डालेगा मेरे भाई, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा और आपको एक मॉक टेस्ट से कई सारी नई चीजें देखने को सीखने को मिलेंगी जो आपको पढ़ने के दौरान नहीं पता थी। तो हर बच्चे को टेस्ट लगाना चाहिए और लगभग जितनी भी एसएससी की तैयारी करने वाले सीरियस जो इन फ्यूचर टॉपर बन सकते हैं, वो सारे बच्चे टेस्ट लगाते क्योंकि इसके लेवल का टेस्ट दूसरा ऑल इंडिया होता नहीं है मेरे प्यार भी, फ्री तो है ही नहीं कोई। ठीक है जी। हमने अपने एप्लीकेशन गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनाई है और मैंने एसएससी सीजीएल के लिए प्रॉपर टारगेट करके 10 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए थे, है ना। गणित के प्रॉपर 10 मॉक टेस्ट हैं, आप इनके भी वीडियो सॉल्यूशन देखना। ये 250 सवाल जान है मेरे भाई, एसएससी के नए पैटर्न पर बेस्ड तगड़े तगड़े सवाल। इन 250 सवालों से आप ये समझो कि 250 कॉन्सेप्ट का रिवीजन करोगे, मजा आ जाएगा आपको करके। ठीक है जी। तो ये सारी क्लासेस आप जरूर देखिएगा और आज हम अपने ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 15 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इन वीडियोस को देखने का फायदा तभी है जब आप खुद से एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि मैं तो मैथ्स वाला सेक्शन ही सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहां आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ जो है देखने को मिलेगा और साथ साथ आपको आपकी इंस्टेंट रैंक, परसेंटाइल, सभी सवालों का सॉल्यूशन सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, तो पूरा टेस्ट आप यहां पे लगाया करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो पहले सवाल से। ये रहा पहला क्वेश्चन। पाइप ए और बी खाली टंकी को 84 और 32 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 20 मिनट में भर जाए। यह सवाल में बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दो पाइप हैं ए और बी। ए जो है 84 मिनट में टंकी भर सकता है और बी 32 मिनट में भर सकता है। ठीक है, हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, दोनों पाइप हमने खोल दिए, दोनों पाइप ए और बी। बोला कितने टाइम के बाद ए को बंद कर देना चाहिए। हमने कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया, यानी कि पाइप भी चालू रहा, जिससे कि पूरी टंकी खाली जो है ये 20 मिनट में भर जाए, पूरी टंकी 20 मिनट में भर जाए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सवाल दिखाने एलसीएम लेने लगते हैं। आपसे ये टाइम पूछा है, हमने दोनों पाइपों को एक साथ ओपन किया, कितने टाइम बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। देखो, हमने पाइप ए बंद किया है, बी तो बंद नहीं किया। बी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे 20 मिनट चालू है, तो मेरे भाई बी जो है पूरी टंकी 32 मिनट में भरता है। अगर पाइप बी पूरी टंकी 32 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/32। तो पाइप बी 20 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 20 से गुणा। ये किससे चला जाएगा, 4 से। 4 पंजे 20, 4/32, यानी कि पाइप बी जो है टोटल टंकी का 5/8 फिल करेगा। तो रिमेनिंग कितना, 1 में से 5/8 घटाइए, रिमेनिंग 3/8 टंकी कौन भरेगा, पाइप ए भरेगा। पाइप ए पूरी टंकी 84 मिनट में भरता है। जो पाइप ए है ये पूरी टंकी 84 मिनट में भरता है, तो 3/8 टंकी को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा भाई। पाइप बी ने 5/8 भर दी, तो रिमेनिंग 3/8 टंकी पाइप ए भरेगा। कितना मिनट लगेगा भरने में मेरे भाई, ये रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से 21 बार और ये मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 बार, 63/2 आ गया, 31.5 मिनट। यानी कि पाइप ए को 31.5 मिनट चला के बंद करना चाहिए। आंसर बी ऑप्शन है, ये बेस्ट तरीका है करने का। समझ, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है, कितना भी कैलकुलेटिव सवाल आ जाए तुरंत हो जाएगा। सवाल नंबर 2, कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री का देखिए आसान सा, यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है प्यारे दोस्तों, तो कॉमन आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा जी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सवाल के ऑप्शन देखें तो सवाल के ऑप्शन में केवल कॉसेक है, कॉसेक पे जाना है। सब बच्चे जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए होता है।
1 प्लस कॉट स्क्वायर है यानी कि कॉसेक स्क्वायर है। और कॉट स्क्वायर ए भी तो कन्वर्ट कर सकते हो कॉसेक में। कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है भाई? कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए -1। कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए -1। आप बोलोगे हाँ जी सर, इनकी सीधी सीधी ये बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर गुणा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक की पावर 4 है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक की पावर 4 है माइनस कॉसेक स्क्वायर है। ये आ गया। बताओ जी कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, देखो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? कोई भी नहीं। ये बताइए, यदि पी क्यू आर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपसे ये पूछा है पी क्यू आर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो भाई ये क्या है? ये क्यूबिक इक्वेशन है मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। यहां देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये आपका 12 है, एक्स का माइनस का 999 है और ये कांस्टेंट 3572। इस पे ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है पी प्लस क्यू क्यूब, क्यू प्लस आर क्यूब, आर प्लस पी क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक्स स्क्वायर तो नहीं है। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स पी क्यू आर है तो रूट्स का सम क्या आएगा? रूट्स का सम क्या आएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। ये बताओ आप जल्दी से, रूट का सम क्या आएगा ये बताओ। तो मेरे भाई रूट का सम होता है माइनस का बी बटाए बी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और ए मतलब एक्स क्यू का कोफिशिएंट 12। अब 0 को आप लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि तीनों रूट्स का सम 0 आ गया। पी प्लस क्यू प्लस आर 0। ये बढ़िया बात है। सवाल में आपसे ये पूछा गया है पी प्लस क्यू क्यूब, क्यू प्लस आर क्यूब, आर प्लस पी क्यूब। अब जैसे यहां ध्यान से देखो पी प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू आ जाएगा माइनस आर, आर उधर चला जाएगा माइनस आर। तो मैं ये कह सकता हूं जो चीज आपसे पूछी गई है ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां से p प्लस क्यू कितना है? माइनस आर का होल क्यूब। इसी तरीके से q प्लस आर कितना आ जाएगा? यहां से q प्लस आर निकालेंगे तो p उधर चला जाएगा माइनस का p, माइनस p का होल क्यूब। r प्लस p कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो यहां से r प्लस p आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस क्यू का होल क्यूब। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से माइनस, देखो माइनस का क्यूब करने पर माइनस आएगा, माइनस कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ये आपको निकालना है, यानी कि तीनों रूट्स के क्यूब का सम आपको निकाला है। बहुत बेहतरीन सवाल है। आज तक आपने अलजेब्रा का ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा होगा। बताइए कैसे करें अब? भाई फिर से एक और कंसेप्ट लग गया। आपको पता अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। यहां p प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब कितना हो जाएगा? 3p/r। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 3p/r। यानी कि खेल खत्म हो गया मेरे दोस्तों। आपको निकालना है p/r यानी कि रूट्स का प्रोडक्ट। p/r यानी कि तीनों रूट्स का गुणनफल। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस का d बटाए d, यानी कि मेरे प्यार में 3572 कांस्टेंट -3572 बटा ए यानी कि मेरे दोस्तों कितना? 12। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 12 4 बार कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 4 नाम 36, 1 4 3 12, 893 माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। तो 893 कहां मर गया? ये देखो सी ऑप्शन आंसर है। बताइए जी, इससे बढ़िया कोई बात हो सकते? कितना जबरदस्त सवाल था। ऐसे सवाल हम आपको करवाते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, एक आदमी 5 घोड़ा और 7 बैल को 5850 में खरीदता है। घोड़ों को 10% लाभ पर, बैल को 16% लाभ पर बेचता है। अच्छा, उसका पूरा लाभ 711 रुपए है। उसने एक घोड़े और 2 बैल के लिए क्या कीमत जो है अदा करी है? ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाता है, पॉपुलर सवाल है, और ये सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो जाता है। मैं वही करूंगा कि एक आदमी ने भैया 5 हॉर्स प्लस 7 बैल यानी कि ऑक्शन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, खरीदे कितने रुपए में? 5850 रुपए में खरीदे हैं। अच्छा जी, जब बेचने की बारी आई है तो उसने घोड़ों को बेचा है 10% के लाभ पर और ऑक्शन को बेचा है बैलों को 16% लाभ पर। 16 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, 16% को ब्रेक करके ये लिख लो 10% प्लस 6%। अब दिमाग लगाना मेरे भाई, भाई घोड़ों को भी 10% लाभ पर बेचा, बैलों को भी 10% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ भी 10% होना चाहिए।
कुल लाभ भी 5850 रुपए का टोटल खरीदा है, तो कुल लाभ भी 5850 रुपए का 10% होना चाहिए। 585 रुपए का कुल लाभ होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग उसका पूरा लाभ हुआ कितना है? उसको पूरा लाभ हुआ है 711 रुपए। तो कितना लाभ उसे एक्स्ट्रा हुआ मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 126 रुपए। 126 रुपए का उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा 126 रुपए का। वाई दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे? डाटा आसान है, क्योंकि उसने 7 बैलों पर 6% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि उसने मेरे प्यार भी 7 ऑक्शन पे उसको 6% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो बैलों की कीमत का 6% 126 है। बैलों की कीमत का 1% कितना हो जाएगा? 21। बैलों की कीमत का 100% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 2100 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि यहां पर 7 बैल जो हैं, ये जो 7 बैल हैं ये 2100 रुपए के हैं, 2100 रुपए के। तो 5 हॉर्स कितने के होंगे? 5850 में से 2100 घटा दो तो आ जाएगा 3750 रुपए के। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। पूछा क्या है? एक घोड़ा 2 बैल की कीमत क्या है? 5 हॉर्स 3750 के, तो एक हॉर्स हो गया 750 रुपए का। अगर 7 बैल 2100 के हैं तो एक बैल हो गया 300 रुपए का, 7 21। तो एक घोड़ा 750 रुपए का प्लस 2 बैल, एक बैल 300 का, 2 बैल हो जाएंगे 600 के। तो 750 प्लस 600 यानी कि 1350 रुपए हो गया ए ऑप्शन। ठीक है ना? आप यहां पर एलिगेशन भी लगा सकते थे। ये आसानी सवाल है मेरे भाई, मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 5 अलजेब्रा का। यदि एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 1/83 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/एक्स क्यूब ज्ञात कीजिए। करो दोस्त। देखो इतना कंफर्म है, अगर ये सवाल सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/एक्स क्यूब निकालना है तो एक्स माइनस 1/एक्स चाहिए। हमें x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तभी जाके ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। लेकिन सवाल में तो ये दिया है। अब इसका उल्टा कर दो। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, ये 1/83 का भी उल्टा करेंगे 83/1। आप बोलोगे हाँ सर। अब डिवाइड करो बच्चों अलग अलग। x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस प्लस, ये 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/एक्स स्क्वायर आएगा बराबर, राइट साइड में क्या आएगा बच्चे? 83। आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर आपको पावर 2 से, देखो ये आसान है ना, यहां पावर 2 से पावर 1 में आना है, लेकिन प्लस से माइनस में, तो क्या तरीका है मेरे भाई? 2 घटा के अंडर रूट कर लो। 83 में से 2 घटाएंगे 81, 81 का अंडर रूट 9, ये आ गया। x माइनस 1/x आ गया। लेकिन हमें चाहिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो फॉर्मूला होता है, अगर x माइनस 1/x 9 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब प्लस 3 के 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 यानी कि 729 प्लस 27 यानी कि 756। तो 756 इस सवाल का आंसर हो गया। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। 24, 18 और 20% की लगातार छूट की सिंगल छूट के बराबर है। दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करके आपको बताना है। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो, 24, 18, 42 और 20, 62 माइनस, फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा करेंगे। 24 गुणा 18 480 से 48 कम 432, 18 गुणा 20 360 और ये 480, 360 480। ये मेरे को जोड़ लेना है मेरे दोस्तों। कितना आएगा ये जोड़ के? 840 और 432 यानी कि 1272। 1272 को 100 से भाग देंगे तो 12.72 ये आ गया। फिर प्लस तीनों की गुणा को 10,000 से भाग करेंगे। तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 24 गुणा 18 432, 432 का 20 गुना 8640। ठीक है भाई, 10,000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.8640। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ठीक है जी। अब देखो 1-1% का तो फर्क है ही ऑप्शन में। आंसर मुझे साफ दिख रहा है, चौथा ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि आप ये देखोगे कि ये माइनस से प्लस है, माइनस का 0.72 और ये प्लस 0.864 लगभग इक्वल, ये लगभग इक्वल कट जाएगा। तो 62 माइनस 12 अप्रोक्स 50% के करीब आएगा, जो कि मेरा चौथा ऑप्शन है। ठीक है,
तो ऐसे करनी पड़ेगी मेरे भाई मेहनत आपको इस सवाल में। आइए ग्रुप डी का डाल दिया एक सवाल, यदि ए स्क्वायर माइनस 13 ए माइनस 1 बराबर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर। में प्रीवियस ईयर के सवाल भी डाल रहा हूं, हर एग्जाम के सवाल डाल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तब ऐसा शानदार टेस्ट बन रहा है। आपको पता ये निकालना है ए स्क्वायर माइनस 13 ए माइनस 1 बराबर 0 है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप लोग ए से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को ए से भाग दो। ए स्क्वायर को ए से भाग देंगे ए आएगा, माइनस 1 को ए से भाग देंगे 1 बटा ए आएगा। ये माइनस 13 ए को ए से भाग देंगे माइनस का 13, 13 ए को ए से भाग देंगे माइनस 13, माइनस 13 जाएगा राइट साइड में इक्वल टू 13। अब बताओ इससे आसान कोई चीज है? ए माइनस 1 बटा ए 13 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 13 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 169 प्लस 2 171। ये सवाल हर बच्चे ने किया है। सवाल नंबर 8 लेंगे, बताइए बच्चे। 8वां, दो छोटे कीड़े जो x मीटर अलग हैं, है ना, टेक u मिनट टू पास ईच अदर व्हेन दे आर फ्लाइंग टुवर्ड्स ईच अदर। वो u मिनट लेते हैं एक दूसरे को पास करने में अगर वो एक दूसरे की ओर चलते हैं। अच्छा, एंड v मिनट टू मीट ईच अदर, v मिनट लेते एक दूसरे से मिलने में जब वो सेम डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्लोअर इंसेक्ट टू दैट ऑफ फास्टर इंसेक्ट। तो स्लोअर इंसेक्ट और फास्टर इंसेक्ट की स्पीड का रेशियो क्या है? जब सवाल है मेरे भाई, ये देखो, ये सवाल रिलेटिव स्पीड का है मेरे दोस्तों, रिलेटिव स्पीड का। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि यहां पर ये दो कीड़े हैं, ये दो कीड़े हैं मेरे प्यारे भाई, एक की स्पीड s1 है और दूसरे की स्पीड s2 है, और ये x मीटर अपार्ट है। इनके बीच की दूरी यही तो बोले है ना, एक x मीटर अलग है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक फास्ट एक स्लो भी होगा। मैंने मान लिया कि s1 जो है पहला वाला कीड़ा फास्ट है और ये स्लो है। सवाल के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को पास करने में u मिनट लेते हैं जब एक दूसरे की ओर उड़ेंगे। जब वो एक दूसरे की ओर उड़ेंगे मेरे भाई, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरे दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? s1 प्लस s2। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पास करने में टाइम कितना ले रहे हैं? u मिनट का टाइम ले रहे हैं, u मिनट। आप बोलोगे यस सर, टाइम कितना ले रहे हैं? u मिनट का टाइम ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, ऐसा लिख लेते हैं। लेकिन बोला है v मिनट एक दूसरे से मिलने के लिए लेंगे जब वो सेम दिशा में, एक ही दिशा में अगर उड़ेंगे मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में उड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी s1 माइनस s2 अगर सेम डायरेक्शन में उड़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये फास्ट मान ले स्लो, तो मिलने का मतलब फास्ट कीड़ा ए जोड़ के स्लो कीड़ों को पकड़ेगा, तो एक दूसरे को मिलने में कितना समय लेते हैं? v मिनट लेते हैं मेरे भाई। अब लॉजिक क्या है? चाहे आप सेम डायरेक्शन में उड़ाओ कीड़ों को, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर उड़ाओ, डिस्टेंस तो सेम है मेरे भाई, दोनों कीड़ों के बीच की डिस्टेंस तो सेम है। और आप बताओ कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ये दोनों की स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। टाइम का रेशियो क्या है? u बटे वी है। टाइम का रेशियो क्या है? u बटे वी। स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो u बटे वी है तो इसका उल्टा कर देंगे v बटे यू, इसका उल्टा कर देंगे v बटे यू, ये आ जाएगा स्पीड का रेशियो। टाइम के रेशियो का उल्टा कर दिया मेरे भाई, स्पीड का रेशियो आ गया, तो यहां से s1 बटे s2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना, कॉम्पेंडो डिविडेंडो से v माइनस यू बटे v प्लस यू, ये आ गया बच्चे। नहीं, s1 बटे s2 निकालना है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, v प्लस यू बटे v माइनस यू, v प्लस यू बटे v माइनस यू, ये आ जाएगा s1 से s2 का रेशियो। बोला है स्लो कीड़े की फास्ट कीड़े से स्पीड का रेशियो, यानी कि उल्टा बताना है। देखो s1 फास्ट है, s2 स्लो, आपको उल्टा बताना है, आपको s2 से s1 का रेशियो बताना है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, तो आंसर आएगा v माइनस यू बटे v प्लस यू, सी ऑप्शन आंसर है। क्योंकि यहां पे s1 मैंने फास्ट माना है, s2 स्लो माना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पुराना, इसको सिंप्लीफाई करो। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर है? 326 प्लस 222 का स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का स्क्वायर। भाई इसको देख के तो हर बच्चा खुश हो गया होगा, इस बार सर ने कितना आसान सवाल डाल दिया। आज का पेपर इजी ही है,
a प्लस बी स्क्वायर में से मेरे प्यारे भाई अगर आप a माइनस बी स्क्वायर घटाते हैं तो एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है 4ab, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट 4ab। बस फर्क यह कि यहां a की जगह 326 लिखा है, b की जगह 222 लिखा है। तो ऊपर क्या आ जाएगा भैया 4ab, 4 गुणा 326 गुणा 222, 4ab। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। और नीचे क्या है मेरे भाई 326 गुणा 74, एज इट इज, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे दोस्तों ये बताइए क्या होगा, ये 326 से तो कट जाएगा, 74 से कितना मेरे भाई 3 बार जाएगा, तो अपन लोग 4 तिया 12, कितना आ गया स्टूडेंट 12 आ गया, 12 इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे 10वां सवाल। 30 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 40 आदमियों को पर डे कितने घंटे काम करना होगा अगर वो उसे 6 दिन में कंप्लीट करते हैं? बहुत बढ़िया। मैन दिया है, डेज दिया है, आवर्स दिया है। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सवालों में मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? वर्क होता है एमडीएच मसाले, ये कॉन्सेप्ट है वर्क का, वर्क बराबर एमडीएच। तो आप यहां पे वर्क को बराबर कर दो, M1D1H1 बराबर M2D2H2। लेकिन अभी अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, थोड़े आसान आगे लगातार। भाई 30 आदमी जो है मेरे भाई कितने दिनों तक काम करते हैं? 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। पर डे कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन। तो बोले अगर 40 आदमियों को अगर वो 6 दिन में काम पूरा कर लें तो पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? दिस शुड बी इक्वल। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। तो 30 अट्ठे 240, 40 का 240 कट गया, यानी कि 10 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा आदमियों को, 10। ये आंसर है बी। ठीक है, इजी सवाल। आगे चलेंगे 11वां। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, बीएल और सीएम जो है इसकी दो मीडियंस हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? सीधा थ्योरम पूछा गया है। हो सकता है कि यहां पे वैल्यू देके कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन आपको थ्योरम पता है तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे अगर सवाल आ भी गया। मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का है। बोला भी गया कि बीएल और सीएम मीडियन है। तो मेरे दोस्तों यहां पर ये बीएल और ये आ जाएगा सीएम। ये बीएल जो है माध्यिका है प्यारे बच्चे, और ये सीएम जो है मीडियन है। आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट है, बीएल और सीएम मीडियन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो कॉन्सेप्ट ये होता है, समकोण त्रिभुज में ये लगेगा कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, ए बी और ए सी 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, अगर 90 डिग्री बनाने वाली साइड की है ना, यानी कि लेग्स की मीडियंस खींची जाए लेग्स की, तो कॉन्सेप्ट है 4 टाइम्स ऑफ लेग्स के मीडियन का स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ बीएल का स्क्वायर। एक माध्यिका बीएल है और दूसरी सीएम है, प्लस सीएम का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है मेरे प्यारे भाई? हाइपोटेनस पे कूद जाइए। हाइपोटेनस क्या यहां पर बीसी, बराबर 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर होगा। दिस इज द गोरा गोरा कॉन्सेप्ट। कहां गया मेरे प्यारे भाई? बी ऑप्शन। ये याद ही होना चाहिए मेरे भाई। हालांकि किसी बच्चे को याद नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेके वैल्यू पुटिंग से कर सकता है, पर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। याद हो सकता है कि इनमें से कोई 2 वैल्यू देके तीसरी लेंथ आपसे पूछ ले। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12 रेलवे एनटीपीसी 2021 का है। जरा बताइए इस सवाल को आप लोग करके, इस सवाल को ना जरा करके बताओ आप लोग। इतना बढ़िया सवाल, रेलवे के सवाल को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, धज्जियां उड़ा देगा ये सवाल। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011 एक्स प्लस 2012 वाई प्लस 2014 0। क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? सवाल यह है कि सर्कल, ये एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल के किसी पॉइंट से, ये वाला सर्कल जो दे, इस सर्कल के किसी बिंदु से इस दूसरे सर्कल पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। उस टेंजेंट की लंबाई जरा बताओ। सवाल समझ में आ गया? अब इस सवाल के करने के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। मान लीजिए भाई ये सर्कल है
और इस सर्कल की इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे होती है। मान लीजिए सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर इस पॉइंट P से मेरे भाई इस सर्कल पर एक टेंजेंट खींची जाए मेरे दोस्तों, ये तो टेंजेंट हो जाएगी मेरे दोस्तों यहां पर PT। तो सर्कल के बाहर पॉइंट P से सर्कल की जो टेंजेंट की लंबाई होगी, टेंजेंट की लंबाई कैसे आएगा, PT की लंबाई कैसे आएगी, पर x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1। अगर हम पॉइंट x1 y1 से टेंजेंट खींच रहे हैं तो सर्कल में x की जगह x1 y की जगह y1 रख दो। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बराबर 0 हटा दीजिए। फिर टेंजेंट का क्या मतलब, इसका ले लीजिए अंडर रूट। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, तो पहले तो आपको बंधु ये कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को इस सवाल में अप्लाई करूं कि भाई आपको टेंजेंट खींचनी है इस सर्कल से, इस सर्कल के किसी पॉइंट से इस वाले सर्कल पर, बात मेरी समझ रहे हैं, वृत्त इस वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से दूसरे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011x प्लस 2012y प्लस 2014 बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। तो मेरे दोस्तों सब बच्चे मेरी बात गौर से सुनेगा, आपको आनंद आ जाएगा। मान लीजिए मेरे भाई कि इस सर्कल पर कोई पॉइंट है x1 y1 जिससे हम टेंजेंट खींच रहे हैं। इस सर्कल पर कोई पॉइंट x1 y1 है जिससे हम टेंजेंट खींच रहे हैं इस सर्कल पर, दूसरे सर्कल पर। तो उस टेंजेंट की लंबाई क्या आएगी, अंडर रूट, ठीक है भाई, अंडर रूट। यहां पे मेरे दोस्तों x की जगह x1 y की जगह y1, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2011 x1 प्लस, ध्यान सुनेगा, 2012 y1। मैं समझाने में टाइम ले रहा हूं, करने में नहीं लगेगा, करने में तो 1 सेकंड लगेगा पेपर में, प्लस 2014। ये टेंजेंट की लंबाई आएगी। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज वेरी वेरी टफ। देखो मेरे भाई, अगर ये पॉइंट x1 y1 इस सर्कल पर है तो इस सर्कल की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी कि इस सर्कल में x की जगह x1 y की जगह y1 रखो तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2011 x1 प्लस 2012 y1 प्लस 2013 बराबर 0। आप बोलोगे हां सर को कि पॉइंट x1 y1 इस सर्कल पर स्थित है तो ये सर्कल को संतुष्ट करेगा। अब ये टेंजेंट की लंबाई है मेरे भाई, देखो सब कुछ सेम है, जो 2014 है इसको आप लिख सकते हो क्या 2013 प्लस 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे खुद बताओ आनंद आया कि नहीं आया, कि ये लेंथ क्या है, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया भाई, ये 0 ही तो है, इसका मान 0 ही तो है, ये 0 ही तो है। आप बोलोगे यस सर ये तो 0 है, यानी कि 0 प्लस 1 हो गया 1 और 1 का अंडर रूट आ गया 1, यानी कि सर टेंजेंट की लंबाई तो 1 आ गई। तो टेंजेंट खींच सकते हैं और उसकी लंबाई 1 होगी। बताइए कितना प्यारा सवाल, कितना शानदार सवाल, मजा आ गया तो वीडियो को 3 बार लाइक करना। अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 13। ये मैंने जीडी के पेपर का क्वेश्चन डाला है। 4 अंकों की संख्याएं हैं, उनका HCF 103 है, एलसीएम 19261 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखो भाई हमारे पास 4 डिजिट नंबर हैं, कितने नंबर हैं 2, उनका HCF 103 है। अच्छा मेरे भाई अगर 2 संख्याओं का HCF 103 है तो संख्याएं क्या होंगी, 103 से कटने वाली, यानी कि 103x और 103y। लेकिन x और y आपस में को प्राइम होंगे क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं बचेगा, कि कॉमन नंबर क्या है दोनों संख्याओं में, 103 है। अब यह भी बोला गया कि दोनों ही संख्या 4 अंकों की हैं। सवाल में एलसीएम बोला गया है 19261, इनका एलसीएम क्या आएगा, 103x और 103y का एलसीएम आएगा 103xy। ये संख्याओं का एलसीएम आएगा जो कितना है 19261, ये एलसीएम है।
अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई। तो 103 एकम 103 बच जाएगा मेरे दोस्तों 896। तो 103 अट्ठे 824 बच जाएगा 721 यानी कि 7 बार। तो x गुणा वाई आ जाएगा 187। यानी कि मेरे भाई x और y ऐसे दो को प्राइम नंबर हैं जिनकी गुणा करके 187 आना चाहिए। 187 कैसे आएगा? या तो 1 गुणा 187 होगा मेरे भाई, या फिर मेरे दोस्तों 11 गुणा 17। 11 गुणा 17 187 होता है, सबको पता है 187 11 गुणा 17 143 11 गुणा 13 209 11 गुणा 19। ये नंबर की नॉलेज रखा करो। यहां पे दो केस बन गए। अगर मैंने पहला वाला केस माना कि x1 लिया y 187, तो संख्या 4 अंकों की नहीं बनेगी, क्योंकि एक संख्या हो जाएगी 103 गुणा 1 और दूसरी हो जाएगी 103 गुणा 187। ये 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये वाला केस लेना पड़ेगा, यानी कि एक संख्या प्यारे बंधु 103 गुणा 11 है और दूसरी संख्या 103 गुणा 17 है, और साफ साफ पता लग रहा है दोनों संख्या 4 अंकों की होंगी। इनका योग पूछा है ना, योग पूछा 103 कॉमन ब्रैकेट में 11 प्लस 17 28। ये दोनों संख्याओं का सम आ गया 2884 2884। किधर गया रे? ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़िया सवाल है, करके आपको मजा तो आया ही होगा। सवाल नंबर हम लेंगे आगे 14, जो रेलवे एएलपी के पेपर का सवाल है। ठीक है जी, रेलवे एएलपी के पेपर का। हाँ करो जी। बेशक ये रेलवे एएलपी का सवाल है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले कई सालों में एसएससी में इस लेवल का टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं आया है जो खोपड़ी खोल के रख दे बच्चों की मेरे दोस्त। ठीक है, मैं कई बार ये सवाल बता चुका हूं रेलवे वालों को। तो आप कोई भी मेथड लगाएं मेरे भाई, इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, इक्वेशन ही बनेगी मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां बेटर है ऐसे सवालों को ऑप्शन से निपटाया जाए। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। मुग्धा और मयूरी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। दो लड़कियां हैं मेरे भाई, मुग्धा और मयूरी, वो मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकती हैं। However, Mayuri works alone and leaves after completing 2/5 of job, and then Mugdha takes over and complete the remaining work by herself. As a result, the Duke could complete the job in 39 दिन। हालांकि मयूरी ने जो है केवल 2/5 काम किया है, फिर छोड़ के चलेगी। मुग्धा ने बचा काम किया है और टोटल जो काम है 39 दिन में हुआ। हाउ मेनी डेज वुड मुग्धा एलोन हैव टेकन टू डू द जॉब? बताइए मुग्धा को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा इफ मयूरी वर्क्स फास्टर देन मुग्धा। अगर मयूरी मुग्धा से फास्टर है, पूछा यह गया कि मुग्धा को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा अगर मयूरी मुग्धा से फास्टर है। ठीक है जी, देखो मयूरी को मैं लिख देता हूं MA और मुग्धा को मैं लिख देता हूं MU। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मयूरी मुग्धा से फास्टर है, यानी कि मयूरी की एफिशिएंसी मुग्धा से ज्यादा, यही सवाल में बोला गया है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही बोला गया। अब एक बात बताइए, दो लड़कियां मयूरी और मुग्धा ये मिलकर किसी काम को 18 दिन में करती हैं। दो लड़कियां मिलकर मयूरी मुग्धा किसी काम को 18 दिन में करती हैं। आप बताओ, दो लोग मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती अगर दोनों की एफिशिएंसी, तो दोनों अलग अलग काम कितने दिन में करते? 36 दिन में। भाई अगर मयूरी भी 36 दिन में काम करेगी, मुग्धा भी 36 दिन में काम करेगी, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 18 दिन में। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो मयूरी भी काम करने में अकेले 36 दिन लेती और मुग्धा भी काम करने में अकेले 36 दिन लेती। लेकिन सवाल में बोला है मयूरी की एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर मयूरी फास्ट है मुग्धा स्लो है, तो इसका मतलब मयूरी 36 दिन से कम लेगी और मुग्धा अकेले काम करने में 36 दिन से ज्यादा लेगी। ऐसा ही होना चाहिए। अगर एफिशिएंसी बराबर होती दोनों लेते 36 दिन, लेकिन मयूरी फास्ट है, इसका मतलब मयूरी कम टाइम लेगी, 36 दिन से कम लेगी, मुग्धा ज्यादा लेगी, 36 दिन से ज्यादा। पूछा है मेरे भाई कि मुग्धा के बारे में पूछा ना,
मुग्धा को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो मुग्धा को काम करने में 36 दिन से ज्यादा समय लगेगा, यानी कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। ये टेक्निक नंबर 1 है जो आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं आती होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इन दोनों में से अभी मैं फंस गया, तो कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो। सारे सवाल ऐसे ही सेट किए जाते हैं मेरे भाई, कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो, जो मेरे दोस्तों सेटिस्फाई हो गया वो आंसर है, वरना दूसरा वाला आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने मान लिया कि भैया मुग्धा 45 दिन में काम करती है, मैंने मान लिया कि मुग्धा 45 दिन में काम करती है, मैंने पहला वाला ऑप्शन ठीक मान लिया। तो बताओ मयूरी कितने दिन में काम करेगी? मयूरी कितने दिन में काम करेगी ये बताइए बच्चे, बताओ। दो लड़कियां मयूरी प्लस मुग्धा, दो लड़कियां मिलकर 18 दिन में काम करती है मेरे भाई, 18 दिन में। मयूरी 45 दिन में, तो सॉरी मुग्धा 45 दिन में, तो मयूरी कितने दिन में करेगी मेरे भाई? 18 45 कैल्शियम 90 टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 3, यानी कि 30 दिन में। मयूरी काम 30 दिन में करेगी, ये मैंने निकाल लिया। आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, मैंने दिमाग में निकाल लिया मेरे प्यारे भाई, इतना चलता है। अब यहां पे कंडीशन दे रखे, इसको सेट कर लेते हैं कि मयूरी ने मेरे प्यार भी 2/5 काम किया। देखो मयूरी पूरा काम 30 दिन में करती है, मयूरी ने 2/5 काम किया, तो मयूरी को कितना दिन लगा होगा? 2/5 से गुणा, तो बचा काम कितना? 2/5 काम हुआ, तो बचा काम है, रिमेनिंग काम है 3/5 काम। रिमेनिंग 3/5 काम किसने किया? मुग्धा ने। मुग्धा पूरा काम 45 दिन में करती है, तो मुग्धा ने 3/5 काम कितने दिन में किया होगा? 3/5 से गुणा, है ना। तो ये समझ के चलेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर कि मयूरी ने 2/5 किया है, मुग्धा ने रिमेनिंग 3/5 काम किया होगा। इस हिसाब से टोटल काम होने में कितने दिन लगे? 5 × 30 6 दूनी 12, 5 नाम 45, यानी कि ये 27। 27 और 12 39 दिन में, 39 डेज में पूरा काम हुआ है। देखो यहां क्या पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? 39 दिन में, यानी कि सेट हो गया। 45 पे डाटा सेट हो रहा है, यानी कि 72 आंसर नहीं है, 45 ही आंसर है, खत्म। ये है तरीका इस सवाल को करने का दोस्त, ये है तरीका बिना इक्वेशन बनाए पूरी दुनिया में इस सवाल को करने का, इससे बेस्ट तरीका नहीं। ऑप्शन से उड़ाओ। एक बार फिर से समझना मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15। सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 बराबर 11 है, तो साइन प्लस कॉसेक क्या होगा? बहुत बेसिक सवाल है। देखो पावर 4 का मतलब हो गया प्यारे दोस्तों सेक स्क्वायर का स्क्वायर, 10 की पावर 4 मतलब 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब आप में से सभी बच्चे जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान लो कि ये ए है ये बी है, सब भाई जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो यहां देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 इंटू, देखो ना ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर बराबर क्या आ जाएगा? 11। क्या आप हमारी बात को समझे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 11 हो गया। क्लियर है? तो 1 गुणा तो ये 1 ही रह गया मेरे प्यारे भाई। चलो अब यहां पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? इस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। ध्यान दिया करो, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11। तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 11 माइनस 1 10, तो 2 10 स्क्वायर थीटा 10 आ गया, तो 10 स्क्वायर थीटा आ गया भाई साहब यहां से 5। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5। टेन थीटा √5 का मतलब √5/1, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस आ जाएगा √5, 5 और 1 6, यानी कि हाइपोटेनस आ गया √6। ये आ गया। साइन प्लस कोसेक पूछा है, साइन होता है मेरे प्यारे भाई आपका लंब बटेकरण, यानी कि √5/√6। कोसेक होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, √6/√5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ध्यान सुनेगा, ये 5 आ गया √5 गुणा, ये 6 आ गया, तो 5 6 11 और नीचे √6 गुणा √5, ये √30। तो 11/√30 आंसर है। किधर गया रे? ये गया पहला ऑप्शन।
तो ये सवाल इजी था, तो हर लेवल के सवाल मैंने डाले हैं, ठीक है ना। देखो ये जैसे मयूरी वाला सवाल ने अच्छा था, ये वाला सवाल बढ़िया था। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज गति से चलती है। रेलगाड़ी पर आवर कितने मिनट रुकती है? वर्ल्ड फेमस इजीएस्ट क्वेश्चन में गिना जाता है, सब बच्चों को इसका सॉल्यूशन तो आता ही है। देखिए अगर एक रेलगाड़ी बिना रुके चले तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 70 किलोमीटर। पर जब वो स्टेशन पे रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 56 किलोमीटर। यानी कि कितना रुकी है 1 घंटे में? 70 में से 56 घटाओ, 14 किलोमीटर के लिए रुकी है, ठीक है मेरे दोस्तों। यानी कि वो 1/5 टाइम के लिए रुकती है। 1/5 टाइम के लिए ट्रेन रुकती है। जितना भी समय चलेगा उसमें से 1/5 20% ट्रेन रुकेगी। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में फिर कितनी देर रुकेगी? 60 मिनट का 1/5 हो गया 12 मिनट। 12 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी। सेकेंड ऑप्शन आंसर है। यह सवाल नंबर आपके सामने 17 बनाइए बच्चों। For a distribution, the mean is 75, the coefficient of variation is 20%. Carl Pearson coefficient of skewness is 0.4. Find the mode and median of distribution. ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई। स्टैटिक्स का नया सवाल हमने बना के डाला है, जबरदस्त। 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है। सवाल में बोला है एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन 75 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% है। चलो पहले ये जानकारी काफी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शॉर्ट में सीबी 20% है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, ये फॉर्मूला है मेरे भाई। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ठीक है भाई। अब यहां पे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी आपको नहीं पता मेरे दोस्तों। मीन आपको सवाल में माध्य 75 दिया है, तो 5 से आपका 75 15 बार कट जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपका यहां से 15 आ गई, 15 ये आ गया। इतना भी सवाल बन सकता है, ये भी अच्छा सवाल है, प्री में बनने लायक। लेकिन इसके आगे दिया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आपको दिया है, ठीक है जी। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेरे प्यारे भाई, इससे डिनोट करते हैं। इसे क्या फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों? इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द फॉर्मूला। मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक फॉर्मूला यहां ये लगा भाई, एक फॉर्मूला ये लगा। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना? 0.4। मीन आपका मेरे दोस्तों 75 है ही, माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया प्यारे बच्चे? यहां पर 15 आ गया, ठीक है। मैंने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 15 के 0.4 में गुणा करेंगे 6, ठीक है। तो मोड इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 75 में से 6 घटाएंगे 69, तो आपका मोड 69 आ जाएगा। 69 यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। पहले मोड पूछा है, अब मीडियन भी इसमें लेकिन सवाल में पूछा है। अब बताओ मोड पता है मुझे, सवाल का मीन पता है, तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे? इंप्रिकल फॉर्मूला से। सभी को पता है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये इंप्रिकल फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मोड मीडियन में मीन में से किन्हीं भी 2 की वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। आपको मोड पता है 69, मीन 75 है। मीडियन इस फॉर्मूले से निकाल के आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आंसर आप लोगों का आया है, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है बच्चे। चलो अगला सवाल करेंगे। पी का 85% क्यू के 55% के बराबर है। क्यू पी से के परसेंट ज्यादा है, तो 187 का के परसेंट क्या है? पहली लाइन देखो, सवाल में पहली लाइन ही ये है मेरे दोस्त कि पी का 85% किसके इक्वल है? क्यू के 55% के इक्वल है। पी का 85% क्यू के 55% के बराबर है। ये किससे चला जाएगा मेरे भाई? 5 से चला जाएगा 17 बार, 5 से 55 चला जाएगा 11 बार। तो यहां से P बटे क्यू आ जाएगा, 17 उधर, 11 बटे 17, P से क्यू का एक तरीके से रेशियो आ गया। बोल हां। बोला क्यू P से K परसेंट ज्यादा है। क्यू की जो वैल्यू है वो P से K परसेंट ज्यादा है।
कितना ज्यादा है ये तो आप निकाल सकते हो ना। क्यों पी से कितना ज्यादा है भाई, पी का मान है 11, तो 11 से देखो क्यों पी से, पी आपका बेस हो गया, पी का मान है 11, 11 से 17 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, यानी कि के परसेंट के वैल्यू 6/11 है, फ्रैक्शन में वैल्यू अभी। क्यों पी से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, पी की वैल्यू 11 है, तो के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 6/11। पूछा है 187 का के परसेंट, तो 187 का के परसेंट यानी कि 6/11 हो गया। 11 से 187 17 बार चला जाएगा और 17 छिक्का 102 आ जाएगा, 102 इज द आंसर। ये लो पहला ही ऑप्शन ठीक है, आसान सवाल था ये वाला। तो बताइए 19वां, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वालिटल है इस प्रकार से कि ए बी इसका डायमीटर है, सच दैट ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। ओके ओके ओके, देखो मेरे दोस्तों इस तरीके से एक सर्कल हो गया, अब इसके अंदर एक साइक्लिक क्वालिटल है। साइक्लिक क्वालिटल समझते, चक्र चतुर्भुज, एक ऐसा क्वालिटल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हो। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वालिटल है, ठीक है, और ए बी जो है मेरे भाई इसके सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का डायमीटर, यानी कि सेंटर से होके गुजरेगा। ये जो लाइन है सेंटर से होके गुजरेगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बोला ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। एंगल एडीसी 126 डिग्री, ये वाला एंगल 126 डिग्री का आपको दिया है। आपसे पूछा बीएसी, बीएसी यानी कि प्यारे दोस्त आपसे ये वाला एंगल यहां पर पूछा गया। ये बहुत फेमस सवाल है, कोई नया सवाल नहीं, बहुत बार आया है, शायद आपने में से किया भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। आप जानते हैं अगर ए बी डायमीटर है तो इस डायमीटर ए बी से सेमी सर्कल में बना कोण ये वाला एंगल ए सी बी 90 डिग्री का होगा 90। अब देखो साइक्लिक क्वालिटल में आमने सामने के एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर 126 डिग्री है तो इसके सामने क्या आएगा भैया, 180 में से 126 घटाओ, ये आ जाएगा 54 डिग्री, 54 डिग्री आ गया। अब अगर इस ट्राइंगल एसीबी को देखा जाए जो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों को जोड़ के भी 90 आएगा। ये 54 है तो ये कितना आएगा, 90 में से 54 घटाऊंगा स्टूडेंट 36 डिग्री, तो 36 डिग्री सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो इस छोटे से सवाल में दो थ्योरम लग गई, एक तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री, एक साइक्लिक क्वालिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला होते हैं एडवांस मैथ में, और ये सारे आपको हमारी फॉर्मूला बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल ये किताब है मेरे भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाओ, मैं करवा रहा हूं यूट्यूब पे। मैंने यूट्यूब पे इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराई है कि अगर आप कोई बच्चा वही प्रैक्टिस क्लास देख ले, अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो एक बार सिलेबस पूरा कर ले। हाँ, फॉर्मूला आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो आप इस किताब से कर सकते हैं आसानी से। बहुत सस्ती पतली सी बुक है जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगी दोस्त। ठीक है, तो 19 सवाल हो गए। और देखो मॉक टेस्ट में ऐसा सॉल्व करा रहा हूं यहां पे कि मैं केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा, उस क्वेश्चन के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख लिख के बताता हूं, बोल बोल के बताता हूं। तो थोड़ा समय तो लगता है पर आपका बढ़िया रिवीजन होता है, सीखने को जबरदस्त मिलता है। ये देखेंगे 20वां सवाल, अंडर रूट ऑफ रूट 45 प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 45 माइनस 6 बटे अंडर रूट ऑफ रूट 45 प्लस 3 क्या है? ये सवाल है। तो ये शर्ट्स के बेस्ट क्वेश्चन में आता है, बेस्ट लॉजिकल क्वेश्चन में से सवाल है। रूट 45 प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 45 माइनस 6 बटे अंडर रूट ऑफ रूट 45 प्लस 3। अंडर रूट ऑफ रूट 45 ध्यान से देखिएगा नीचे प्लस 3 है, 6 नहीं है। बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? समझ ही नहीं आता बच्चों को मेरे भाई। कभी भी इस टाइप का सवाल आए आप इसको x मान लीजिए, आपको x का मान निकालना है, और x का मान डायरेक्ट नहीं आएगा मेरे भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। देखो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ऊपर, ये इस फॉर्मेट की है, इस फॉर्मेट की। अगर कभी भी आपके सामने इस फॉर्मेट में कोई चीज आती है, कभी भी आपके सामने इस फॉर्मेट में कोई चीज आती है मेरे भाई,
ये वाला आगे पीछे भी हो सकता है, तो डायरेक्ट सॉल्व मत करो, हमेशा पहले आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट किया करो, हमेशा स्क्वायर। तो मैं देखते ही समझ गया कि मुझे यहां पे जो है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ से x का स्क्वायर। तो मैं ऊपर भी मेरे दोस्तों स्क्वायर करूंगा और मैं नीचे भी स्क्वायर करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में तो आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा कि मान लो ये आपका a है और ये आपका b है, तो आप में से हर कोई बच्चा जानता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर लगाता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये क्या आ जाएगा √45 प्लस 6 a स्क्वायर, है ना। अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, √45 माइनस 6, √45 माइनस 6 प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखिए दोनों ही रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है, तो क्या आ जाएगा √45 प्लस 6 √45 माइनस 6। तो √45 का स्क्वायर 45 माइनस 6 का स्क्वायर 36। रूट के अंदर देखो ना, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा √45 प्लस 3, √45 प्लस 3 आ जाएगा। तो 45 माइनस 36 9, 9 का अंडर √3, ये 3 दूनी आ गया मेरे भाई 6, ये 6 आ गया, दिमाग में लिख लो जल्दी से 6। छोटी छोटी कैलकुलेशन मेंटली हो जाती है। 6 से आपका 6 कट गया, ऊपर बचा √45 प्लस √45, 2 √45 प्लस 6, ऊपर से 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, √45 प्लस 3। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे भी है √45 प्लस 3, यानी कि ये तो कट गया, बहुत बढ़िया। यानी कि सिंपली एक्स स्क्वायर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर 2 आ गया। तो अंडर रूट लेंगे मेरे प्यार में, तो एक्स की वैल्यू अंडर √2 ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है मेरे में ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटा के जोड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो √2 क्या होता है, अप्रॉक्स 1.414, ये पहला ऑप्शन आंसर है। तो ऐसा सवाल किया था कभी आपने? देख लो कितने जबरदस्त लेवल का सवाल हमने आपको बताया, ठीक है। आगे आ जाएंगे, सवाल नंबर 21। 20% मिल्क इज टेकन आउट ऑफ ए वेसल फिल्ड विद प्योर मिल्क, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज poured and this process is repeated 3 times. After the third operation, the quantity of milk in the vessel will be reduced to what? परसेंटेज में बताना है। देखिए हमारे पास एक बर्तन में प्योर मिल्क है, अब हमने क्या करा, उसमें से 20% दूध निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया, अब मिक्सचर बन गया। फिर 20% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर तीसरी बार 20% मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। तो हमने प्रोसेस कितनी बार दोहराया, 3 बार दोहराया। तो 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद ये पूछा है कि बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी मेरे प्यारे भाई। देखो आप हर बार 20% मिल्क निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो मिल्क हर बार 20% कम होता जाएगा सक्सेसिव। 20% कम करोगे तो कितना रह जाएगा मिल्क, 80%, 80% या 0.8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 20% अगर निकाल के पानी से रिप्लेस करोगे तो मिल्क की क्वांटिटी रह जाएगी 0.8। आपने प्रोसेस 3 बार किया, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में कितना मिल्क होगा, 0.8 का क्यूब करना पड़ेगा, 0.1512 जो परसेंटेज में होता है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 51.2% मेरे दोस्तों दूध बचेगा बर्तन में, ये उत्तर है। आगे चलेंगे बच्चों, ये बताओ 22वां सवाल। यदि s संख्याओं का एवरेज r की पावर 4 है, r संख्याओं का एवरेज s की पावर 4 है, तो सवाल में पूछा है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल r प्लस s नंबर्स। सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों। देखिए अलग अलग सेट दिया है यहां पर, है ना, अलग अलग सेट दिया है कि भैया s संख्याएं उनका एवरेज r की पावर 4 है, आर संख्या है उनका एवरेज एस की पावर 4 है। तो टोटल संख्याएं कितनी बन गई भी, एस संख्या ये बन गई और आर संख्या ये बन गई। तो सभी संख्याएं यानी कि आर प्लस एस संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप खुद देखो कि अगर एस संख्याओं का एवरेज आर की पावर 4 है तो एस संख्याओं का योग कितना होगा, एस इंटू आर की पावर 4 प्लस, आप खुद देखिए अगर आर संख्याओं का एवरेज एस की पावर 4 है तो आर संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा, आर इंटू एस की पावर 4। ये सभी संख्याओं का योग आ गया। संख्या है कितनी, एस संख्या ये है और आर संख्या ये है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, एस प्लस आर।
टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, एस प्लस आर, डिवाइड कर दीजिए। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। तो ऊपर से एस आर कॉमन आ गया प्यारे बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर से एस आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा आर क्यूब प्लस एस क्यूब, ठीक है। और नीचे मेरे दोस्तों यही है, एस आर प्लस एस लिखते हैं। अब ये एलजबरा का कंसेप्ट नहीं बन गया क्या, कि अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। एकदम बेहतरीन और बेसिक सा सवाल है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 23 ग्रुप डी के पेपर का। ए कैन कंप्लीट ए गिवन टास्क इन एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट। A and B together can complete the work in 25 days. C can complete in 60 days. In how many days can B complete the work alone approximately? बहुत बढ़िया, ये एफिशिएंसी वाला सवाल है और जबरदस्त क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम सब में बराबर रूप से आता है सवाल। पहली लाइन पढ़ो, ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर उस काम को करने में लेते हैं, इतना साथ में बी और सी मिलकर लेते हैं, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी वो बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। देखो हमें एफिशिएंसी के बारे में चर्चा करनी है ना। ए किसी काम को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय बी और सी साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। कब होगा, जब ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर होगी, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 होगा। अगली लाइन, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 25 दिन में करते हैं, और मेरे भाई सी अकेले काम 60 दिन में करता है, सी अकेले काम 60 दिन में करता है। प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ सर, तो ये मेरे दोस्तों टाइम दिया है। टाइम का रेशियो कितना है, 5 × 5 = 25 और 5 से 60 12 टाइम का रेशियो है। ए प्लस बी और सी किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं उस टाइम का रेशियो 5:12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा। 5:12 का उल्टा खींच दो, 12/5। आप बोलोगे यस सर। पूछा यह है यहां पे कि बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्त तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये दो अलग अलग रेशियो है एफिशिएंसी के, इन्हें मर्ज करना है। कैसे करेंगे भाई, यहां ए प्लस बी प्लस सी, टोटल देखो ए प्लस बी प्लस सी, एक और एक 2 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी 12 × 5 = 17 है, तो 2 और 17 का एलसीएम 34 होता है। 34 इक्वल करना पड़ेगा। यहां 2 1 + 1 2 है, 2 को 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे 17 से गुणा, यहां ऊपर नीचे 17 से गुणा, यहां टोटल 17 हो रहा है। 17 को 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे भाई, तो 12 दूनी 24/10 आ गया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे भी निकालो। देखो अगर यहां पर सी की एफिशिएंसी 10 दी है, ए की कितनी है 17, ए की एफिशिएंसी 17 है, ए प्लस बी की 24 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 7, बी की 7 आएगी कि नहीं आएगी भाई। सी की एफिशिएंसी तो 10 दी है, ए प्लस बी की 24 है, यहां पे मुझे दिख रहा है ए की 17 है, तो 17 + 7 24, तो बी की एफिशिएंसी 7 आ गई। पूछा बी अकेले लगभग काम कितने दिन में करेगा, पहले टोटल वर्क तो निकालो। टोटल वर्क देखो यहां से आसानी से निकल जाएगा, सी अकेले 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। सी की एफिशिएंसी 10 है, सी की एफिशिएंसी 10 है, सी काम 60 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर अकेले बी करेगा तो बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर लो, 600/7 आएगा, 7 × 8 = 56, 4 0 यानी कि अप्रोक्स 7 × 42 86 डेज में करेगा, अप्रोक्स 86 डेज। क्लियर है बच्चे, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा आर दिस। आपसे पूछा है मीन क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, इंपेरिकल फॉर्मूला पे। मैंने अभी आपको बताया कि मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। पूरा सवाल आने की उम्मीद इस फॉर्मूले पे है। अब यहां पे मेरे दोस्तों सवाल में आपको मोड दिया 36.3, मीडियन आपको दिया 62, वैल्यू रख दो। तो मोड 36.3 है, मीडियन आपका 62 है, 62 का 3 गुना 186 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन।
क्लियर हुआ? आप बोलोगे यस सर। तो यहां से मीन का दुगना कितना आ जाएगा मेरे भाई? ट्वाइस ऑफ मीन क्या आ जाएगा? इधर जाएगा 186 में से 36 घटाओ 150, फिर 0.3 और घटाओ 149.7 आ गया। तो मीन की जो वैल्यू है मेरे भाई 149.7 का आधा, 2 सत्ते 14 है, चौक 8, 2 अट्ठे 16, 74.85 आ गया। तो मीन आया 74.85, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले नेक्स्ट और आज के टेस्ट का आखिरी सवाल मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कोई भी चीज तभी आती है जब आपने पढ़ाई पूरी कर रखी हो। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हो तो इतना मेहनत से पढ़ो कि आपको लगे यार अब तो भगवान मना ही नहीं कर सकता मुझे सफल करने के लिए। या फिर मेरे दोस्तों कतई मत आओ, कोई जरूरत नहीं भाई। ऑलरेडी ओवरलोडेड जो है फील्ड है ये। इतने लोगों की ना तो जरूरत है तैयारी करने की, और ना इतनी डिमांड है, ना इतने लोगों की सरकारी नौकरी लग सकती है। कुछ और करिए मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आए हैं तो मेहनत करो, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो ऊंचाई की लंबाई 10 और 15 है तो तीसरी ऊंचाई की रेंज क्या है? आपको कौन से पता है? मान लो अगर किसी ट्रायंगल की दो हाइट h1 और h2 गिवन है, अगर किसी त्रिभुज की दो हाइट आपको दी जाती है h1 h2, तो तीसरी हाइट की जो रेंज होगी मेरे प्यारे भाई, उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है h1 गुणा h2 अपॉन h1 प्लस h2 से बड़ा, ठीक है भाई, और h1 h2 अपॉन h1 डिफरेंस h2 से छोटा। ये कॉन्सेप्ट है। ये तो हर किसी को पता है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दी हैं तो तीसरी साइड का मान अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा, अदर टू साइड के सम से छोटा होता है। लेकिन हाइट का कॉन्सेप्ट 2% बाल को कोई पता होगा, मैंने बता दिया। तो इन मॉक टेस्ट का पर्पस यही है कि आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड है ऐसी चीज जो आप नहीं जानते और पेपर में आ सकती हैं मेरे भाई, और एग्जाम में जिनका एक्सप्लोर नहीं किया गया है वो आपको बताई जाए। दो हाइट दिए 10 और 15, तो यहां पे तीसरी हाइट की जो रेंज होगी मेरे दोस्तों क्या आएगी? 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15 यानी कि 25, और ये 10 गुणा 15 बटे 10 और 15 का डिफरेंस यानी कि 5। तो 25 से 150 6 बार जाएगा, और 5 से मेरे दोस्तों ये आपका 30 बार चला जाएगा। तो तीसरी हाइट की जो रेंज है 6 और 30 के बीच में होगी, ये आंसर है। ये पूछ सकता है थर्ड हाइट की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, मुझे कमेंट्स में बता देना। और इसी के साथ हमारा ये लाइव टेस्ट खत्म होता है। आप हमारी मेहनत देखिए, हमारी और हमारी टीम की। सैटरडे संडे को जब लाइव टेस्ट होता है, हम लोग वेडनेसडे से ही टेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी टीम कहने लगती है सर जो है टेस्ट बना के भेजिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन करवाते हैं, अपलोड कराते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और हमने 15 टेस्ट फ्री कराए, ठीक है। चलो फ्री कराना भी बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, काफी लोग कराते हैं, क्वालिटी वाले मेरे दोस्तों, मेहनत करके। ऐसा नहीं कि घंटे भर में रेंडमली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पिक करके इधर से टिप टाप के बना दिया हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, रेलेवेंट और फ्रेश चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। तो हमारी इतनी मेहनत है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए मेरे भाई। मैं बार बार एक ही चीज पर जोर देता हूं बच्चों को, मेहनत करो मेहनत करोगे। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन उतनी मेहनती है नहीं जितने हमारे बाप दादा थे, उससे कम मेहनती मैं हूं, और हमसे कहीं ज्यादा कम मेहनती आप हो, ठीक है। ऐसी जनरेशन डिग्रेड होती जाएगी। कलयुग चल रहा है ना बेटा, अंत भी होगा किसी दिन। चलो, तो मजा तो आया होगा आपको ये टेस्ट करने में। अगर आपने कितने सवाल सही किए मेरे दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज इतना ही, अगले सैटरडे संडे फिर एक लाइव टेस्ट सॉल्व कराएंगे आपको। धन्यवाद, बाय।